हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि हम अगस्त मंथ की विजन आईएएस की मैगजीन को कवर कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हमने पॉलिटी को कवर किया, इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर किया और इतने लंबा सा जो लेक्चर था हमारे इकोनॉमी का वो भी हमने कवर किया। आज हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमने इकोनॉमी का बहुत लंबा लेक्चर कवर किया है, आज मेरा और हमारा छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें हम इंटरनल सिक्योरिटी को कवर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कम टॉपिक इस महीने आए हैं। चलो फिर देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स रहे चर्चा में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि मैगज़ीन में आए हुए टॉपिक्स को न्यूज़पेपर से, करंट जो न्यूज़पेपर चल रहे हैं उनसे क्या करते हैं, कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज़ डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम DRDO भी बोलते हैं। तो क्यों है ये चर्चा में, ये हम देख सकते हैं कि द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर ने भी, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसको कवर किया है, जिसमें बताया गया है कि एक पैनल बनाया गया है जो कि DRDO के रोल को रीस्ट्रक्चर करेगा, रीडिफाइन करेगा। ठीक है, तो क्या किया गया है, सरकार ने एक पैनल बनाया है जो कि DRDO को क्या करेगा, रिव्यू करेगा। ठीक है, तो हमने ये देख ही लिया कि भाई न्यूज़ में क्यों है। चलो ये और डिटेल में जान लें। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने क्या किया है, 9 मेंबर की कमेटी बनाई है। जो पैनल है उसमें कितने लोग हैं, 9 मेंबर हैं, जिसमें हेड किया जा रहा है प्रोफेसर के विजय राघवन के द्वारा। ठीक है, अभी जो कमेटी बनाई गई है जिसमें 9 लोग हैं और हेड है जिसके प्रोफेसर के विजय राघवन, तो ये जो कमेटी है इसका काम क्या होगा। तो ये कमेटी हमने इसलिए बनाई है जिससे कि जो DRDO की फंक्शनिंग है उसको रिव्यू करा जाएगा, साथ ही साथ में DRDO के रोल को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, साथ ही साथ रिव्यू भी किया जाएगा एंड रीडिफाइन करने की भी कोशिश यहाँ पर होगी। अच्छा, अब बात की जाए कि क्या ज़रूरत थी कि इसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत पड़ गई। DRDO बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम DRDO की फंक्शनिंग को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जो प्रोजेक्ट्स हमारे DRDO ने लिए हैं, ठीक है, DRDO जो भी प्रोजेक्ट्स कैरी ऑन कर रहा है, दिक्कत ये हो जा रही है कि वो प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे से कंप्लीट तो हो रहे हैं, हम सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, बट बस दिक्कत छोटी सी ये है कि वो जो प्रोजेक्ट्स हमारे कैरी आउट हो रहे हैं वो टाइमली मैनर में नहीं हो रहे हैं। जितना समय में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जा रहा है। ठीक है, तो टाइमली मैनर में प्रोजेक्ट कंप्लीट ना होना भी एक बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से हम ये रिव्यू कर रहे हैं और ये जो उसका जो DRDO की फंक्शनिंग है उसको हम रीस्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये जो डिले हो रहा है, जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, इससे कभी कभी ऐसा हो जा रहा है कि जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो रहा है वो कैसा हो जा रहा है, ऑब्सोलीसेंस हो जा रहा है। मतलब कि उसकी ज़रूरत है, जिस टाइम पर ज़रूरत थी वो ज़रूरत उस टाइम पर पूरी नहीं हो पाई, और अब जो प्रोजेक्ट बनकर आया है, वो जो प्रोडक्ट बनकर आया है वो हमारी ज़रूरतों के मुताबिक नहीं हो पाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की ही बात कर लो, अगर सपोज़ करो, जैसे वैसे तो ये काम होगा नहीं, DRDO इतना छोटा काम तो नहीं करेगा, बट फिर भी हम जानते हैं कि अगर मान लो DRDO क्या कर रहा है, 5G का एक फ़ोन जो है वो बना रहा है, जिससे कि जो आर्मी पर्सनल हैं वो आपस में क्या कर सकें, बातचीत कर सकें, उनके कम्युनिकेशन के लिए 5G का फ़ोन बना रहा है। लेकिन जब तक इसका 5G का फ़ोन बन पाया तब तक यहाँ पर देखा कि मार्केट में तो 6G आ गया है। तो अब क्या फ़ायदा है, अब क्या हम ये 5G वाला फ़ोन यूज़ करेंगे, हमारी जो आर्मी वो 5G वाला फ़ोन करेगी यूज़, नहीं, वो तो 6G पर जो है स्किप करेगी, राइट। तो ये जो फ़ोन बनकर तैयार हुआ, क्या इसकी हमें ज़रूरत रही, नहीं रही। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि ये जो डिले होते हैं इससे प्रोजेक्ट जो हमारा तैयार हुआ, जो प्रोडक्ट तैयार हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। ठीक है, और जो अर्जेंट हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए फिर हमें करना क्या होता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है। साथ ही साथ में दूसरा फैक्टर ये है कि जो DRDO है इसको हमें क्या करना है, इसके जो पर्सोनल है, इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करना है, जिसमें हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम हाई क्वालिटी को मेंटेन करके लो कॉस्ट में जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए चाहिए कि हमको क्या करना पड़ेगा, DRDO को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। अब बात की जाए कि DRDO में हमने बात की कि DRDO को हम रिव्यू कर रहे हैं, उसके लिए 9 मेंबर की पैनल
चैनल भी बनाई है, तो इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, बट होता क्या है डीआरडीओ? कौन है ये डीआरडीओ? चलो इसको जान लेते हैं। वैसे तो न्यूज़पेपर में हर दिन ही डीआरडीओ का नाम आ ही जाता है, बट फिर भी जानते हैं कि डीआरडीओ क्या है। तो डीआरडीओ क्या है? जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है डीआरडीओ, जिसमें क्या करा जाएगा? डीआरडीओ डिफेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, डिफेंस से रिलेटेड सिस्टम्स को डेवलप करता है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो जितने भी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं, जितने भी हमारी इंडिया के खुद के वेपन सिस्टम्स है, वो सब तैयार कौन करता है? डीआरडीओ ही करता है। बहुत सारी जो प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं, वो बनाए गए हैं डीआरडीओ के द्वारा। जैसे कि अग्नि पृथ्वी जो हमारे मिसाइल्स हैं, वो सारे मिसाइल्स डीआरडीओ ने ही बनाए हैं। ब्रह्मोस भी डीआरडीओ ने बनाया है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और बहुत सारे जो सिस्टम है, ये सब डीआरडीओ ने बनाए हैं। जैसे पिनाका बनाया है, आकाश जो है वो बनाया है, साथ ही साथ में जो अर्जुन टैंक है वो भी डीआरडीओ ने ही बनाया है। अब बात की जाए कि भाई डीआरडीओ जो है वो काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन क्या दिक्कत हो जा रही है? क्यों ये जो प्रोजेक्ट्स हैं डीआरडीओ के वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाते? तो यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट्स जो हैं डीआरडीओ इसलिए टाइमली कंप्लीट नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर हार्मोनाइजेशन की कमी देखने को मिलती है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि डीआरडीओ के अंदर भी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो कि मिलकर इस प्रोजेक्ट को बना रही होती हैं, और उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाता। नेक्स्ट है कि जो इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग होती है, जो कमिटीज़, अलग अलग कमिटीज़ तो हैं, लेकिन वो क्या करती हैं कि मॉनिटरिंग को ढंग से नहीं कर पाती, और साथ ही साथ में जो रिक्वायरमेंट है उसमें बदलाव करती रहती हैं। ठीक है, अभी उन्होंने बोला कि हमको ये फीचर्स चाहिए है इस प्रोजेक्ट में, इस प्रोडक्ट में ये जो है फीचर्स चाहिए है, बट जब वो उस पर काम शुरू किया डीआरडीओ ने, उसके बाद में 1 महीने बाद बोल रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें फीचर्स चेंज कर दो, तब उनको दोबारा से वही काम करना पड़ता है। इस वजह से भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनमें डिलीवरी में जो टाइम है वो ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, उनका कंप्लीशन में टाइम ज़्यादा लग जाता है। नेक्स्ट है कि वर्किंग ऑन रिडंडेंट, मतलब कि जो डीआरडीओ है उसमें क्या हो रहा है कि अभी भी कुछ टेक्नोलॉजीज़ ऐसी यूज़ हो रही हैं जो कि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं। मार्केट में नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, बट डीआरडीओ अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पर ही काम कर रहा है। नेक्स्ट है कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो गया है डीआरडीओ का, मतलब कि डीआरडीओ में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी की हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है। ब्यूरोक्रेसी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा हो गया है डीआरडीओ में, जिस वजह से हो ये रहा है कि आउटकम और डिलीवरी पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए प्रोसीजर्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और अल्टीमेटली हो ये रहा है कि जो प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार हो रहे हैं वो बन तो जा रहे हैं, बट उनकी जो कंप्लीशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। नेक्स्ट बात करें तो मोनोपोली और कंपटीशन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा डीआरडीओ है वो डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सब हमारा डीआरडीओ ही कर रहा है। डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो डीआरडीओ ही कर रहा है। इस वजह से एक मोनोपोली डीआरडीओ की बन गई है, कोई आपस में कोई कॉम्पिटिशन उसको फेस नहीं करना पड़ रहा, जिससे कि इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो पा रही है। इस वजह से ये हो रहा है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी भी लिमिटेड स्केलेबिलिटी देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये तो हमारा टॉपिक हुआ डीआरडीओ से रिलेटेड। टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है? नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीएपीएफ जो है वो न्यूज़ में है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। क्यों न्यूज़ में है? तो देखो इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है, जो कि हमारे लिए पता है कि हमारे जो प्रिपरेशन है उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाता है ये न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस एज वेल एज द हिंदू। तो ये दोनों ही न्यूज़पेपर हमारे लिए बहुत क्रूशियल रहते हैं। वहीं पर बात करी जाए तो इंडियन एक्सप्रेस ने इस न्यूज़ को कवर किया, जिसमें कहा गया है कि लगभग 1532 पैरामिलिट्री पर्सोनल जो हैं उन्होंने सुसाइड किया है पिछले 13 सालों में। ठीक है, तो सरकार से जब क्वेश्चंस पूछे गए तब पार्लियामेंट में जो सरकार है उसने अपना जो डेटा है वो प्रस्तुत किया और बताया कि पिछले 13 सालों में जो हमारे सीएपीएफ हैं, जो पैरामिलिट्री की पर्सोनल्स हैं, वो लगभग 1532 पर्सोनल्स ने सुसाइड किया है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया कि 1532 जो हमारे सीएपीएफ नौजवान हैं उन्होंने सुसाइड किया था पिछले 13 सालों से, अगर हम काउंट करें तो। ठीक है, अभी बात की जाए कि ये जो सीएपीएफ है आखिर ये क्या होता है, तो इसको भी जाने। तो अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर 7 सीएपीएफ फोर्सेस हैं, जिनको हम जानते हैं। चलो कौन कौन सी हैं, पहले इनके अगर हम नाम देखें तो है एसएसबी, जिसको हम सब जानते हैं, बीएसएफ, सबसे ज़्यादा अगर हम किसी से रूबरू हैं तो बीएसएफ से ही हैं, राइट। फिर आईटीबीपी, आसाम राइफल्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, राइट। फिर सीआरपीएफ,
इनको भी हम जानते हैं थोड़ा, राइट। अभी अब जब आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हम जानते हैं इनको या नहीं जानते हैं। CISF एंड NSG, ठीक है। तो ये सब जो है ये 7 की 7 फोर्सेस हमारी क्या है, CAPF की ही फोर्सेस हैं। अच्छा, अगर हम बात करें SSB की तो उसको हम बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल। ये 1963 में क्रिएट करी गई थी। और ये जो SSB है, सशस्त्र सीमा बल जो है, ये जो नौजवान है ये कहाँ कौन से बॉर्डर्स को जो है गार्ड करते हैं, तो ये हमारे इंडिया को भूटान और नेपाल के जो बॉर्डर हैं वहाँ पर इंडिया की रक्षा करते हैं। BSF की बात करें, दैट इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इन 1965 में क्रिएट किए गए थे। और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में जो इंडिया का बॉर्डर लग रहा है उस बॉर्डर पर ये गार्ड करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में ये एंटी नक्सल ऑपरेशंस भी चलाते हैं, UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भी जाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ये अपना रोल निभाते हैं, साथ ही साथ बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी ये कैरी आउट करते हैं। ITBP की बात करें तो इसको हम बोलते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, 1962 में क्रिएट हुए, जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर को गार्ड करते हुए नजर आते हैं। आसाम राइफल्स की बात करें तो बहुत पुरानी ये जो हमारे CAPF की फोर्स है, 1835 में क्रिएट हो गई थी, चाचा लेवी के रूप में इसको बोला जाता था उस टाइम पर, जिसमें ब्रिटिश जो टी एस्टेट्स थे उसको ये प्रोटेक्ट करते थे। बाद में इनको हमने आसाम राइफल्स 1917 में बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये इंडिया और जो म्यांमार का बॉर्डर है उसकी जो प्रोटेक्शन है वो इन्हीं के हाथों में है। ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल तो रहता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, लेकिन ऑपरेशन जो है ये किसके अंडर करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। तो ये चीज़ आपको क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। आसाम राइफल्स के बारे में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करें CRPF की, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है ये 1939 में क्रिएट किए गए थे, जिससे कि जो हमारी कंट्री है उसमें रूल ऑफ लॉ को मेनटेन किया जा सके, पब्लिक ऑर्डर मेनटेन रहे, इंटरनल सिक्योरिटी मेनटेन रहे, सोशल हार्मनी को हम प्रमोट कर सकें। CISF की बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 1969 में क्रिएट की गई है, जिससे कि हम क्या कर सकें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंड अंडरटेकिंग से जो PSUs हैं उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है CISF, ठीक है। साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, स्पेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, दिल्ली मेट्रो को भी यही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। NSG की बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये 1986 में क्रिएट किए गए थे, जो कि अलग अलग जो टेररिज्म के जो अलग अलग मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं, अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं टेररिज्म के, उन सबको ये क्या करता है, टैकल करता हुआ नजर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अब मूव करें तो नेक्स्ट अगर हम देखें कि ये जो CAPF है भाई ये सुसाइड कर रहे हैं। हमने देखा कि पिछले 13 सालों में कितने ज़्यादा नंबर में इन लोगों ने सुसाइड किया। ये नौजवान जो हमारी रक्षा करते हैं ये खुद की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये खुद की जान को ले रहे हैं, खुद का सुसाइड कर ले रहे हैं। तो ऐसा क्या रीजंस रहे, कौन से इश्यूज़ ये फेस करते हैं? तो देखो, पहली चीज़ ये है कि अभी जो फोर्स है उस पर हाई वैकेंसी बर्डन देखने को मिलती है, जिससे कि जो कंट्री की सिक्योरिटी है उस पर भी असर देखने को मिल जाता है। मतलब क्या कि अगर मान लो कि कहीं पर हमको 100 पर्सनल चाहिए, 100 आदमियों की जगह है कि वहाँ पर वो जाकर हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन वहाँ पर बेचारे सिर्फ क्या है कि 45 लोग ही हैं जो कि हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो जो 100 लोगों का काम था ये 45 लोगों को ही करना पड़ रहा है। इसका मतलब इन 45 लोगों पर बहुत काम का फोर्स जो है वो पड़ रहा है। तो ये यहाँ पर कहा गया कि हाई वैकेंसीज हैं, जिसकी वजह से इन जो एग्जिस्टिंग फोर्स है इस पर बहुत बर्डन पड़ रहा है। नेक्स्ट है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये सुसाइड्स बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है। पर्सनल जो है आपस में भी उनके झगड़े होते रहते हैं। मान लो जैसे ये जो पर्सनल है, आर्मी पर्सनल जो हमारी CAPF है, इनके जो पर्सनल है कोई कहीं से आया होता है, कोई कहीं से, कोई आसाम का है, कोई दिल्ली का है। अब हो सकता है कि इनकी जो है आदतों में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाए, इनकी बोली में डिफरेंस देखने को मिल जाए, इनका जो टेम्पर है वो डिफरेंट होगा, राइट, इनका बिहेवियर डिफरेंट होगा। तो हो सकता है कि इनके आपस में नहीं बने, राइट, इनके आपस में क्लैश हो सकते हैं। तो पहला तो ये रहता है सुसाइड का रीज़न। दूसरा ये भी रीज़न रहता है कि यहाँ पर जो है आप मान लो ये बहुत बड़े ऑपरेशन से वापस आए हैं, इन्होंने क्या किया कि भैया कहीं पर हम देखते हैं कि अब बॉर्डर की सिक्योरिटी कर रहे हैं तो वहाँ पर झड़प भी होती रहती है, राइट। तो झड़प हुई, इन्होंने जो है उसको फेस किया और जीत कर वापस आए। तो अब उस टाइम पर ये इतना स्ट्रेस्ड फील करते हैं, तो उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कोई भी प्रोग्राम यहाँ पर नहीं है, राइट। तो उस स्ट्रेस में ये इतना दब जाते हैं कि कभी कभी सुसाइडल ख्याल आते हैं और उसको ये अपना लेते हैं।
नेक्स्ट है कि आर्म्ड फोर्सेस में ब्यूरोक्रेटाइजेशन भी हो रहा है, प्रमोशंस के लेवल भी कम हो गए हैं। अब मान लो कोई पर्सन है, वो ये चाहता है ना कि हमारा प्रमोशन हो, आज हम जिस लेवल पे उससे कल को हम उससे हाई लेवल पर पहुँचें, बट वो कई साल हो गए हैं वो सेम जॉब करे जा रहे हैं, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है। इस वजह से भी क्या होता है कि उनके अंदर जो है डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है, और कभी कभी वो इतना बढ़ जाता है कि वो सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें सीएपीएफ की, तो यहाँ पर जितनी भी टॉप पोजीशन है वो आईपीएस ऑफिसर्स ही ऑक्युपाई करते हैं। अब वो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एग्जाम जो क्रैक किया और वो बन गए यहाँ पर टॉप पोजीशन के लीडर। ठीक है, टॉप पोजीशन पे ये आगे टॉप ऑफिसर बन गए। लेकिन ये जो पर्सन्स हैं ये दसों सालों से वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इनको प्रमोशन होकर भी तो ये टॉप पर पहुँच सकते थे ना, लेकिन ये कभी भी टॉप पर नहीं पहुँच पाते, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा इनको जो है डिससेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट है कि इन हाउस ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की कमी देखने को मिलती है। अगर उनको कोई दुख है, कोई ग्रीवांस है, तो वो कहाँ जाएं, किससे बोलें, कोई मैकेनिज्म ही यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पुअर है यहाँ पर। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कई सारे जो हमारे बॉर्डर आउटपोस्ट हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है। ठीक है, तो जिससे उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत बुरी हो जाती हैं। एक तो वो इतनी ज़्यादा कठिन जगह पर जाकर इतना कठिन काम कर रहे हैं, हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, और उनको ही बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। तो ये जो है काफ़ी गलत चीज़ है, इसको इम्प्रूव करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अच्छा, तो इनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए भी स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि स्पेशल फोर्सेस जो है वो स्टेट्स में लाई गई हैं। ये जो स्टेट्स हैं उनसे कहा गया है कि आप क्या करें, आप अपनी खुद की फोर्सेस को तैयार करें, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन किया जा सके। ट्रेनिंग मेथड्स को और ज़्यादा अच्छा किया गया है, साथ ही साथ में लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स जो हमें ट्रेनिंग के चाहिए वो सब फुलफिल की गई हैं। रिप्रेजेंटेशन है जो वीमेन का, वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ किया गया है। ठीक है, तो वीमेन भी अब यहाँ पर इसका पार्ट है। अग्निवीर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ये माना गया है और ये प्रोविज़न है कि लगभग 10% का रिजर्वेशन जो है अग्निवीर का सीएपीएफ में किया गया है। ग्रीवांस रिड्रेसल की जो कमी थी उसको भी पूरा किया गया है, और एक मैकेनिज्म भी तैयार किया गया है। टॉकिंग अबाउट आवर थर्ड टॉपिक जो है वो बात करता है एक बिल की। ठीक है, तो ये जो बिल है इसका नाम क्या है भाई, तो इसका नाम है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि दोनों ही हाउसेस यानी कि हमारे राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों ही हाउसेस ने इस बिल को क्लियर कर दिया है, एंड अब ये एक्ट बन जाएगा जब प्रेसिडेंट की एसेंट इसको मिल जाएगी। बैकग्राउंड की बात करें तो बहुत सारे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अगर हम बात करें अंडमान निकोबार कमांड है। ठीक है, फिर हम बात करें डिफेंस स्पेस एजेंसी है, ज्वाइंट ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट्स भी हैं, जैसे कि हमारी एनडीए है, फिर नेशनल डिफेंस कॉलेज है। तो ये अलग अलग इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पर्सनल यहाँ पर है उनको क्या किया जाता है, वो कौन से एक्ट से बाउंड है कि जो भैया हमारी एयरफोर्स है वो एयरफोर्स एक्ट 1950 से गवर्न की जाती है, आर्मी को आर्मी एक्ट 1950 से गवर्न किया जाता है, और नेवी को नेवी एक्ट 1957 से गवर्न किया जाता है। बट हमने देखा कि कई सारे कमांड्स ऐसे हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि बहुत सारी सर्विसेज इंटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे अंडमान निकोबार कमांड की बात करें तो ये जो है कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो ये एयरफोर्स का भी काम करेगी, ज़रूरत पड़ी तो आर्मी का भी काम करेगी, ज़रूरत पड़ी तो नेवी का भी काम करेगी। तो अब इसको किस बिल के अंडर जो है, किस एक्ट के अंडर मैनेज किया जाए, क्योंकि काम तो तीनों के कर रही है। तो यहाँ पर ये दिक्कत जो है देखने को मिली। साथ ही साथ में कमांडर इन चीफ जो है या फिर ऑफिसर इन कमांड है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके पास में ये पावर थी ही नहीं कि वो क्या कर सके, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं वो अपनी एक्सरसाइज कर सकें ऐसे लोगों की जो कि दूसरी सर्विसेज को बिलोंग करते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली ये होता था कि जो पर्सनल जो है इन इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहे थे उनको क्या करना था, अगर उनको कोई भी एक्शन लेना है तो अपनी पेरेंट सर्विस से जाकर बात करनी होती थी, जिसमें टाइम कंज्यूम होता था, बहुत ही कम्बर्सम प्रोसेस ये हो जाती थी। इसीलिए ज़रूरत ये थी कि जो ऑफिसर्स हैं हमारे इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के, इनको क्या करना है, यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं उन पर इनकी ही कमांड चलनी चाहिए। ठीक है, अब समझो यहाँ पर क्या मुद्दा हो रहा है। देखो ये हमारी क्या है, ये हमारी एयरफोर्स है, ये आर्मी है, ये नेवी है। ठीक है, समझ में आया, ये तीन हो गए। कौन हो गया, ये हमारी एयरफोर्स हो गई, ये हमारी आर्मी हो गई, ये नेवी हो गई। अब यहाँ पर बात की जाए तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जहाँ पर क्या हो रहा है कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं, कुछ पर्सनल जो हैं वो यहाँ पर एयरफोर्स के जाएंगे, कुछ जाएंगे यहाँ पर आर्मी के, कुछ जाएंगे नेवी के।
तो अब ये जो है यहाँ पर कुछ लोग यहाँ के तीनों ही जो सेक्टर्स हैं, यहाँ के तीनों ही सेक्टर्स के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो सेक्टर है, ये जो हमारी इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर आर्मी के लोग भी हैं, एयरफोर्स के लोग भी हैं और नेवी के लोग भी हैं। अब यहाँ पर कोई लोग ऐसा भी होगा जो कमांड करेगा इन सबको, हाँ, तो ये कमांडर होंगे। तो जो कमांडर, चीफ कमांडर होंगे, अब वो इनके ऊपर कोई भी उनका जोर नहीं चलता था, वो इनको कोई भी कमांड नहीं देते थे। अगर ये जो पर्सनल यहाँ पर गए हैं, उनको कोई भी एक्शन लेना होता था तो वो ये कमांडर से जो परमिशन नहीं लेते थे। वो परमिशन लेने के लिए अगर एयरफोर्स वाले तो एयरफोर्स से परमिशन लेने आते थे, आर्मी वाले आर्मी के ऑफिसर से परमिशन लेने आते थे और नेवी वाले नेवी से। ठीक है, तो होता ये था कि यहाँ पर अगर कोई एक्शन लेना है तो इनको क्या करना पड़ता था, ये जो लोग पहुँचे थे इनको यहाँ पर अपनी पेरेंट कंपनी से, पेरेंट जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, उससे परमिशन लेनी होती थी। और जब तक ये होता था कि जिस समय में हमें एक्शन लेना है वो समय ही निकल गया, ठीक है, जो नुकसान होना था वो हो गया। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहती थी। तो अब क्या किया गया है, ये जो हमारा नया बिल है इसमें ये कहा गया है कि इन लोगों को क्या करना है, जो लोग यहाँ पर गए हैं उनको अब जो परमिशन लेनी है वो यहाँ के कमांडर से ही लेनी है। ये अपने अपने जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, की हाइलाइट्स क्या है, तो यहाँ पर कहा गया है कि पहली बात तो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को ही डिफाइन करने की जरूरत थी, जो डिफाइन किया गया है। तो इन्होंने बोला कि इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये बॉडी ऑफ ट्रूप्स है, मतलब कि ट्रूप्स की ये एक समूह है जिसमें जॉइंट सर्विस कमांड होंगे, जिसमें कुछ लोग जो हैं एयरफोर्स के होंगे, कुछ लोग आर्मी के होंगे, कुछ लोग नेवी के होंगे और इन्हीं एक्ट से जो है वो पर्सन गवर्न होते थे। ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई है कि एक सेंटर होगा जो कि एक हमारा जो सेंटर, हमारा केंद्र सरकार है वो क्या करेगी, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को बनाएगी, जिसमें पर्सनल जो होंगे वो इन तीन सर्विसेज में से दो से तो होने ही चाहिए, चाहे वो आर्मी और नेवी से हो या फिर नेवी एयरफोर्स से हो या फिर एयरफोर्स आर्मी से हो या फिर तीनों में से हो। ठीक है, जिससे कि एक ज्वाइंट सर्विस कमांड बनेगी। कमांडर इन चीफ को परमिशन दे दी गई है और ये पावर दी गई है कि वो डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस इन पर्सनल के ऊपर ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यू रहेंगे, उनको डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी सुपरिंटेंडेंस रहेगी। तो आईएसओ जो है हमारे, यानी कि जो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कौन देखेगा, तो ओवरऑल कंट्रोल किसका रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, जो कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो डायरेक्शन है वो इशू करेंगी। दूसरे फोर्सेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी रह सकते हैं, ठीक है, जो इस पर ये बिल अप्लाई होगा वो। ठीक है, एक्सपीडियस डिस्पोजल होगा केसेस का और इंटीग्रेशन भी ज़्यादा होगा इससे। तो ये हमारी जो है डिटेल की न्यूज़ थी वो हो गई है। अब हम आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स पर। आज हमारा वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा क्योंकि बहुत कम ही न्यूज़ हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में इस महीने की है। सबसे पहला है मोबाइल यूज़र प्रोटेक्शन रिफॉर्म्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने 2 मोबाइल यूज़र प्रोटेक्शन रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि सप्लीमेंट करेंगे संचार साथी पोर्टल को। तो क्या रिफॉर्म्स है, तो पहला है कि पॉइंट ऑफ सेल रजिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ सेल रजिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स क्या है, तो ये कह रहे हैं कि जो फ्रेंचाइजी हैं, जो एजेंट है, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं लाइसेंसीज के, तो उनको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे कि जो हमारे जो सिम्स हैं, जो एंटी सोशल नेशनल एलिमेंट्स को फैला रहे हैं, ऐसे सिम्स जिनको अगर हम ट्रेस करना चाहे तो नहीं हो पा रहा है, उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे, वो नहीं बिक पाएंगे। ठीक है, केवाईसी रिफॉर्म्स में कहा गया है कि जो भी हमारा सिम ले रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या करना होगा, डेमोग्राफिक डिटेल्स जो है वो चाहिए ही चाहिए होंगी। क्यूआर कोड जो है प्रिंटेड आधार का वो भी यहाँ पर कैप्चर किया जाएगा। संचार साथी पोर्टल की बात करें तो ये मोबाइल सब्सक्राइबर को एम्पावर करते हैं कि वो ये पता कर सकते हैं कि उनके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शंस चल रहे हैं। अगर उनका मोबाइल चोरी हो जाता है तो वो उसको भी यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं और उसको ब्लॉक भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एकॉस्टिक साइड चैनल अटैक्स। ये क्या है, तो लैपटॉप्स का यूज़ जो है बहुत बढ़ गया है और लैपटॉप्स के यूज़ की वजह से जो एकॉस्टिक साइड चैनल अटैक हैं ये भी, इनका स्कोप भी बढ़ गया है। इसमें क्या होता है कि सेम कीवर्ड जो होते हैं और सेम कीवर्ड का यूज़ करते हुए जो एआई इनेबल डीप लर्निंग है उसका इंटरप्रिटेशन बहुत ईजी हो जाता है और ये जो अटैक्स हैं ये बहुत ईजी हो जा रहे हैं। तो बात की जाए एकॉस्टिक साइड चैनल अटैक होते क्या हैं, ये एक तरीके के साइबर अटैक हैं जहाँ पर एआई का यूज़ किया जाता है और उस एआई का यूज़ करके हम पासवर्ड्स को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे कीबोर्ड्स हैं, कीबोर्ड्स में हम जो की दबाते हैं उससे जो साउंड निकलती है, उस साउंड की हेल्प से एआई क्या करता है, पासवर्ड्स जो हैं उसको डिकोड करता है और उस पासवर्ड से साइबर अटैक हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो SCAs की, तो यहाँ पर SCAs क्या है, ये एक मेथड है जहाँ पर हैक किया जा सकता है कोई भी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या पावर कंजम्पशन या फिर कीबोर्ड की साउंड या फिर प्रिंटर की साउंड का यूज़ करते हुए पासवर्ड्स को डिकोड किया जाता है और उसके बाद में हैक कर सकते हैं। जो भी अगर इनको डेटा हैक करना है वो ये कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स ने इजरायली स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को रिसीव किया है। ये जो स्पाइक NLOS है, ये जो हमारी गाइडेड मिसाइल है, इसको इंटीग्रेट किया जाएगा रशियन ओरिजिन फ्लीट ऑफ Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स के साथ में। इसको डेवलप किया गया है और डिज़ाइन किया है इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने और ये 6th जनरेशन ऑफ स्पाइक मिसाइल से बिलोंग करती है। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये जो है एनिमी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जो कि अगर पहाड़ों के पीछे भी छिपे हुए हैं तो वहाँ पर भी ये जाकर उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर की है। बहुत ही हल्का ये है, लाइट वेट है। फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया गया है, जिसमें क्या है कि आपको उसको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने टारगेट को सेट किया और इसको फायर कर दिया तो खुद ही उस टारगेट को जाकर हिट कर लेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार माउंटेन्स। तो इंडियन आर्मी जो है उसने स्वाति WLRM को जो है इंडक्ट करा है, जिससे कि जो होस्टाइल आर्टिलरी है उसको लोकेट कर सकेंगे और कम्बैट पोटेंशियल आर्मी का अब इंक्रीज हो गया है। ये एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड फेज एरे रडार है, जो कि इसलिए डिज़ाइन की गई है जिससे कि जो माउंटेनियस रीजन है, हाई एल्टीट्यूड एरियाज है, जहाँ पर हमें अपने दुश्मन के छिपे हुए वेपन्स जो है आर्टिलरी है वो नहीं दिख पाती, वहाँ पर हम इसकी मदद से लोकेट उसको कर पाएंगे। इसको डेवलप किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, जो कि बेंगलुरु में सिचुएटेड है। स्वाति रडार जो है ये WLR प्लेन्स वर्जन में भी आते हैं, तो प्लेन्स में भी इसका यूज़ किया जाएगा, लेकिन प्लेन्स वाला वर्जन अलग है और ये अभी जो नया वर्जन है ये माउंटेन वाला है। WR जो है किस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, तो ये एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, जिससे ये मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर या फिर फायर ट्रैजेक्टरीज को बहुत ही एक्यूरेटली ट्रैक कर पाता है और डिटेक्ट भी कर सकता है। इसका हॉलमार्क क्या है कि भैया ये बहुत ही ज़्यादा मोबाइल है, स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर है, जिससे कि ये बहुत ही एफिशिएंटली जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है अस्त्र मिसाइल। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस है उसने क्या किया, सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अस्त्र मिसाइल को, और ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो कि DRDO ने ही डेवलप की है। इसके फीचर्स की बात करें तो रेंज है इसकी 80 to 110 किलोमीटर्स, ठीक है। ये MK1 का वर्जन है और 160 किलोमीटर्स जो है ये MK2 का वर्जन है, और ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम कर सकता है और इसकी स्पीड है 4.5 मैक। नेक्स्ट है 3D प्रिंटेड बॉम्ब्स। 3D प्रिंटेड बॉम्ब्स की अगर हम बात करें तो यूक्रेन जो है उसने अभी क्या किया है, 3D प्रिंटेड बॉम्ब्स का यूज़ किया है, जिससे कि जो काउंटर ऑफेंसिव एफर्ट्स हैं उसको ये सस्टेन कर सके, और जो इसके एम्यूनिशन जो यानी कि इसके जो वेपन्स है उसकी कमी इसको देखने को मिल रही थी, तो उसको पूरा करने के लिए अब इसने 3D प्रिंटेड बॉम्ब्स का यूज़ करना शुरू किया है। यूक्रेन के वेपन मेकर्स जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स को अभी फाउंड आउट किया है कि वो जो है 3D प्रिंटेड होम या फिर एब्रॉड एम्यूनिशंस का यूज़ कर सकते हैं। ये जो 3D प्रिंटेड केसिंग्स हैं जो प्रोड्यूस की जा रही हैं, और उसके बाद में इसमें क्या हो रहा है कि 3D प्रिंटेड केसिंग्स में C4 एक्सप्लोजिव्स को इसमें फिल किया जा रहा है, और उसके बाद में इसको हम क्या कर सकते हैं, बैटलफील्ड में यूज़ कर सकते हैं। इनको निकनेम दिया गया है कैंडी बॉम्ब्स। कैंडी बॉम्ब्स जो है बहुत सस्ते और इफेक्टिव होते हैं, और साथ ही साथ में ये जो हैं अलग अलग साइज में तैयार किए जा सकते हैं, जिससे कि ड्रोन ऑपरेटर्स जो है इसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं अपने मॉडल की पेलोड कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिलिट्री एक्सरसाइजेस कौन कौन सी रही इस महीने में, तो ऑसी इंडेक्स 2023 जो है वो हुई है, जो कि मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच में होती है। नेक्स्ट है ब्राइट स्टार 2023। ये भी एक्सरसाइज जो है ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, इजिप्ट में हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। दूसरी कंट्रीज जो जिन्होंने इसमें पार्ट किया वो है US, सऊदी अरेबिया, ग्रीस और कतर। और इसी के साथ साथ जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। कल हमारा बहुत ही क्रूशियल पार्ट आएगा जिसमें हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे।